हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज तारीख 19/9/2020 है। आपका जो लेसन चल रहा है अनुबंध वैधानिक प्रावधान के बारे में चर्चाएँ चल रही हैं और प्रतिफल संबंधी प्रमुख प्रावधान के बारे में चर्चा चल रही थी। तो देखिए, इससे पहले आपको जो है पढ़ा दिया गया है कि प्रतिफल संबंधी प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। ऐप है प्रतिफल वैध होना चाहिए। जो प्रतिफल है वैध होना चाहिए, माने कानूनी होना चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी है, हर प्रकार के अनुबंध में कुछ ना कुछ प्रतिफल का होना बहुत आवश्यक है। कोई भी अगर आप अनुबंध कर रहे हैं बिना प्रतिफल के किसी काम का नहीं, बिना लाभ के किसी काम का नहीं, तो कहीं ना कहीं लाभ होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रतिफल प्राप्त होना आवश्यक है। चाहे प्रतिफल संभव और निश्चित होना चाहिए, प्रतिफल संभव और निश्चित होना चाहिए। जो प्रतिफल जो है ये हिसाब होना चाहिए कि हमें लाभ होगा, संभावना है, निश्चित लाभ होगा। इस प्रकार का प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए कि प्रतिफल ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद मिल रहा है वो मिल रहा है ना। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, सही होना चाहिए और मूल्यवान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रतिफल मूल्यवान नहीं है और काम हो रहा है, नहीं। वास्तविक होना चाहिए और मूल्यवान भी होना चाहिए। प्रतिफल भ्रामक, अनिश्चित, असंभव, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। प्रतिफल भ्रामक, अनिश्चित, असंभव, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। उसमें गुण होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भ्रामक, किसी को कंफ्यूज करने वाला, भ्रामक किसी को बेखाव में रखने वाला नहीं होना चाहिए। अनिश्चित नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। असंभव होना चाहिए, स्पष्ट नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रतिफल होना चाहिए। तो आपके सामने जो प्रतिफल की जो चर्चाएं मैंने आपके सामने की हैं, इतने प्रकार के जो प्रतिफल हैं तो सभी को दिए जाते हैं। बिना व्यापार तो बिना प्रतिफल के किया ही नहीं जा सकता। व्यापार सिर्फ लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। जब तक लाभ नहीं होगा तो उद्देश्य किसी काम का नहीं। तो ये तो रहा आपका प्रतिफल, किस प्रकार का प्रतिफल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना प्रतिफल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो प्रतिफल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिफल वैध होना चाहिए। हर प्रकार के अनुबंध में कुछ ना कुछ प्रतिफल का होना बहुत आवश्यक है। प्रतिफल संभव और निश्चित होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए। प्रतिफल भ्रामक, निश्चित व संभव या स्पष्ट नहीं होना चाहिए। एकदम लेन देन क्लियर होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। तो जिसे कहते हैं प्रतिफल संबंधी प्रावधान, जो आपके सामने दिखाए गए हैं। प्रतिफल संबंधी प्रावधान जो हैं होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला है उद्देश्य संबंधी प्रावधान। क्या कौन कौन से हैं वो देखिए। उद्देश्य तथा प्रतिफल की वैधता संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं। उद्देश्य संबंधी प्रतिफल की वैधता संबंधी वैधानिक नियम। वैध अनुबंध का उद्देश्य प्रतिफल दोनों ही वैध होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। यदि एक भी अवैध हो तो ठहराव का व्यर्थ माना जाएगा। ओह नो, ठहराव व्यर्थ माना जाएगा। इसलिए प्रतिफल का होना बहुत ज़रूरी है।
बिना प्रतिफल के कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए माना जाता है अधिनियम के अनुसार निम्न कारणों से कोई भी ठहराव वैध और गैर कानूनी हो जाता है, इसलिए कानूनी होना चाहिए। जब ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित हो, जब ठहराव कपटपूर्ण हो, जब ठहराव किसी देश या व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो, जब ठहराव अनैतिक हो, जब कोई ठहराव लोक नीति और सामाजिक हितों के विरुद्ध हो तो अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। इसलिए व्यर्थ किस किस को माना जाता है, जो आपके सामने अभी चर्चाएँ की हैं। जब ठहराव राजनीति द्वारा वर्जित हो, नियम के द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया हो। जब ठहराव कपटपूर्ण हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब ठहराव किसी देश, व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो वो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। जब ठहराव अनैतिक हो तो वो भी व्यर्थ ठहराव कहलाता है। जब कोई ठहराव लोक नीति या सामाजिक हितों के विरुद्ध हो तो अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। अनुबंध को व्यर्थ के रूप में जाना जाता है। व्यर्थ ठहराव संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं वो देखिए। ऐसा ठहराव जो राजनीतिक द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो, ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो, व्यर्थ ठहराव कहलाता है, क्योंकि ऐसे ठहराव पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न नहीं करते हैं या करने देते हैं, नहीं करते हैं। तो ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय ना हो, व्यर्थ ठहराव कहलाता है, क्योंकि ऐसे ठहराव पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न नहीं करते हैं। निम्नलिखित ठहराव व्यर्थ घोषित आने वाले किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अनुबंध के योग्य हों, जैसे अस्वस्थ मस्तिष्क से पागल आदि व्यक्ति अनुबंध के लिए योग्य माने जाते हैं। तो व्यर्थ ठहराव के अनुबंध के बारे में यही चर्चाएं मैंने आपके सामने की हैं कि किस प्रकार का ठहराव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ठहराव, व्यर्थ ठहराव संबंधी वैधानिक जो कानून जो बनाए गए हैं वो इस प्रकार के हैं जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। ऐसे कानून जो राजनियम द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, व्यर्थ ठहराव कहलाता है, क्योंकि ऐसे ठहराव पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न नहीं करते हैं। निम्नलिखित ठहराव व्यर्थ घोषित किए जाते हैं। ऐसे जो अनुबंध के योग्य हो, वयस्क के अस्वस्थ मस्तिष्क का हो, पागल आदि व्यक्ति अनुबंध के लिए योग्य हो, ऐसे ठहराव के मध्य माना जाता है। तो इसलिए प्रतिफल संबंधी ठहराव के बारे में मैंने आपके सामने चर्चाएं की हैं। प्रतिफल संबंधी ठहराव आपको बता दिए गए वैध होने चाहिए। अनुबंध में कुछ ना कुछ प्रतिफल का होना चाहिए। प्रतिफल संभव निश्चित होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए। प्रतिफल भ्रामक है, निश्चित और संभव स्पष्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उद्देश्य और प्रतिफल की वैधता संबंधी वैधानिक कानून या नियम होने चाहिए। वैधानिक अनुबंध का उद्देश्य व प्रतिफल दोनों ही वैध होने चाहिए। तो एक भी तो ठहराव व्यर्थ माना जाता है। कौन कौन से माने जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब ठहराव राजनीति के द्वारा जो है वर्जित हो, जब ठहराव कपटपूर्ण हो, जब ठहराव किसी राष्ट्र, देश, व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, जब ठहराव अनैतिक हो, जब कोई ठहराव लोक नीति या सामाजिक हित के विरुद्ध हो तो अनुबंध ठहराव माना जाता है। व्यर्थ ठहराव संबंधी वैधानिक नियम के बारे में मैंने आपके सामने चर्चाएँ की हैं। ऐसा नियम, ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो, व्यर्थ ठहराव कहलाता है, क्योंकि ऐसे ठहराव पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व को उत्पन्न नहीं करते हैं। निम्नलिखित ठहराव व्यर्थ घोषित हो जाता है। ऐसे ठहराव जो अनुबंध के योग्य हो, वयस्क के अस्वस्थ मस्तिष्क से पागल आदि अनुबंध के लिए योग्य नहीं है। तो आपके सामने जो प्रतिफल और ठहराव के बारे में मैंने आपके सामने चर्चाएँ की हैं,
कैसा प्रतिफल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, व्यर्थ ठहराव किसे कहते हैं, किसको व्यर्थ ठहराव माना जाएगा, तो इसके बारे में चर्चाएं जो हैं आपके सामने मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। कुछ भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने आ रही हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। लेकिन कार्य जो है समय पे करें, टाइम पे करें, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। अगर आप टाइम पे करोगे, कार्य समय पे करोगे तो आपके सामने आपकी कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो पक्का है कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम ज़रूर लगेगी, इसलिए आप दिमाग से निकाल दें कि बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं लगेगी, ज़रूर लगेगी, 100% लगेगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे कॉन्सन्ट्रेशन रखें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। आगे जो आपके सामने जो पढ़ाया जाएगा व्यर्थ ठहराव संबंधी वैधानिक नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस किस को व्यर्थ ठहराया जा सकता है। तो 2 पॉइंटों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। आगे के जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वो आने वाले अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से ठहराव सही हैं या गलत है या नहीं है। इसकी चर्चाएं जो है आगे की क्लास में की जाएगी। इसलिए आप कार्य अपने समय पे करें, पढ़ाई समय पे करें, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें ताकि नुकसान नहीं हो आपको। तो इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही है। कल आपको आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।